मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं से संबंधित जो पाठ संख्या 7 गद्य भाग में से इसका शीर्षक है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। तो इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर, जो कोंकणी भाषा के कवि लेखक माने जाते हैं। उसके सुप्रसिद्ध कवि लेखक हैं और इनके द्वारा लिखित पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, जो यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में कहानी जो है बांटी गई है। पहली है गिने का सोना, दूसरा है जैन की देन। तो सीबीएसई द्वारा कोरोना वायरस की वजह से कुछ भागों को हटाया गया है, घटाया गया है, इसीलिए गिने का सोना जो है आपके लिए अध्ययन के लिए नहीं है। जैन की देन जो है हमने विस्तृत अध्ययन किया। इसके अंतर्गत जापान में जो घटित वहाँ के लोगों के बारे में मनस्थिति किस प्रकार है, और जैसे कि वहाँ पर इतने मानसिक लोग क्यों हैं, मनोरोग रुग्ण को कितने हैं, और वहाँ की चाय पीने की विधि, इन सब को हूबहू कराने की जो कोशिश है या रूबरू करने की कोशिश जो है रविंद्र केलेकर ने बखूबी निभाया है। यहाँ पर प्रमुख रूप से जापानियों में बढ़ती मनोरुग्णता को दर्शाया गया है। टी सेरेमनी का अनुभव भी यहाँ पर, जो जापान में किस विधि से किस प्रकार पीते हैं पिलाते हैं, उसे देखा। उसके बाद शांति का अनुभव, जो टी सेरेमनी में कितना जो है कितनी सावधानी से जो कार्य करते हैं उसका अनुभव, और अंत में वर्तमान का अनुभव जो है वह या भूत या भविष्य का सोचने के बजाय हमें केवल वर्तमान का ही अनुभव करना है। यह सीख जो है इस पाठ के अंतर्गत हमें जापान में घटित घटना से पता चलता है। तो आज हम पतझड़ में टूटी पत्तियों से संबंधित प्रश्नोत्तर पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है। वहाँ पर स्पीड इंजन यानी काम जो है 1 महीने का काम उन्होंने 1 दिन में करने की जो होड़ है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं, इसीलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने या लगाने की बात कही है। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। तो जापान में चाय पीने की विधि को जो आंसर इस प्रकार है, जापानी में चाय पीने की विधि जिसे टी सेरेमनी कहा गया है, चा नो यू कहते हैं, चा नो यू। आगे देखेंगे उसी प्रकार जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उसे स्थान की क्या विशेषता है। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उसे स्थान की क्या विशेषता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वहाँ की सजावट पारंपरिक होती है, यानी वहाँ की जो परंपरा है वैसे पारंपरिक होती है। वहाँ अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से शांत स्वभाव से। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है जापान में चाय पीने की विधि को। ठीक है। उसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। चा जिन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की, यानी अच्छी तरह से। चा जिन यानी चाय को परोसने वाला। चा जिन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना।
आराम से अंगीठी सुलगाना यानी चूल्हा, चायदानी रखना यानी चाय का जो चाय बनाने की एक पात्र है, चाय के बर्तन लाना, तौलिए से पोंछकर चाय डालना आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण, अच्छे व सहज ढंग से की। इस तरह आपको अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? तो आपको पता है, हमने विस्तृत इसका अध्ययन किया है जैन की देन में। भागदौड़ की जिंदगी से दूर भूत भविष्य की चिंता छोड़कर शांतिमय वातावरण में कुछ समय बिताना इस जगह का उद्देश्य होता है, क्योंकि जापान में जो है वहाँ पर 1 महीने का जो काम वह 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं। होड़ उनमें ज़्यादा है, उसी प्रकार मानसिक का भी तनाव होता है। इसीलिए शांतिमय समय बिताने की जगह का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इसमें केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। कितने आदमी को? 3 आदमियों को। अगला प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? जब चाय पीते समय वहाँ धीमे से सब कार्य जो है धीमे से करते हुए बहुत ही जो है सावकाश रूप से जो किया गया, उससे क्या परिवर्तन आया लेखक के मन में? तो देखेंगे इसका उत्तर। चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है, यानी बहुत ही धीमा होता जा रहा है। उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है, यानी कम हो रही है। इससे सन्नाटे की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, यानी वहाँ पर इतना शांति था कि सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों का चिंतन न करके वर्तमान में जी रहा हूँ। यहाँ पर भूत और भविष्य को छोड़कर वह वर्तमान में जी रहा है, ऐसे महसूस करता है। उसे बहुत सुख मिलने लगा। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत हैं? तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के कारण बताया है कि मनुष्य चलता नहीं, दौड़ता है, बोलता नहीं, बकता है, 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहता है, दिमाग 1000 गुना अधिक गति से दौड़ता है, अतः तनाव बढ़ जाता है। मानसिक रोगों का प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धा के कारण दिमाग का अनियंत्रित गति से कार्य करना, यानी यहाँ पर अमेरिका को वह दुश्मन समझता है और उनसे प्रतिस्पर्धा करने के कारण 1 महीने का काम जो है वह 1 दिन में करने की कोशिश, इससे मानसिक जो है तनाव जो आ जाती है। इस तरह वहाँ का आप इससे सहमत जो हैं, ऐसे काम करना आपको यह आपके ऊपर जो है आप क्या लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान में है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। लेखक के अनुसार सत्य वर्तमान में है, उसी में जीना चाहिए। हम अक्सर या तो गुजरे हुए दिनों की बातों में उलझे रहते हैं। देखिए बहुत सारे हैं, मैं भूत की चिंता में ही मर जाते हैं। भूत में मैं ऐसा था, अब पहले मैं पहलवान था, अभी मैं बीमार हो गया हूँ, ऐसे सोचते हैं। या भविष्य के सपने देखते हैं, इस तरह भूत या भविष्य काल में जीते हैं। तो देखिए भविष्य का सोचते हैं, आगे मैं अमीर बनूंगा कि नहीं, मेरे पास धन दौलत होगी कि नहीं, ऐसे सोचता है। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, यानी झूठ हैं। वर्तमान ही सत्य है, उसे में जीना चाहिए। ऐसे जो उत्तर है यह सही है। तो आगे देखेंगे
अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं भगता है। हम अब अकेले पढ़ते हैं तब अपने अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। इसका आशय इस प्रकार है, जीवन की भागदौड़, व्यस्तता तथा आगे निकलने की होड़ ने लोगों का चैन छीन लिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक पाने की होड़ में भाग रहा है। इससे तनाव व निराश बढ़ रही है। इसका आशय इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला भाव स्पष्ट करेंगे। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। इसका भाव इस प्रकार है। चाय परोसने वाले ने बहुत ही सलीक से काम किया। झुककर प्रणाम करना, बर्तन पोंछना, चाय डालना, सभी धीरज और सुंदरता से किए, मानो कोई कलाकार बड़े ही सुर में गीत गा रहा हो। इस प्रकार तो अगला, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखिए। जो वाक्य की रचना के आधार पर 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य में लिखना है, अंगीठी सुलगाई, उस पर चाय देनी रखी। इसे आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। चाय तैयार हुई, उसने वह प्याले में भरी। दूसरा प्रश्न है, बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आई, तौलिए से बर्तन साफ किया। तो आंसर इस प्रकार है, अंगीठी सुलगाई और उस पर चाय देनी रखी। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, चाय तैयार हुई और उसने वह प्यालों में भरी। यह संयुक्त वाक्य है और यहाँ पर जो है संयुक्त, इसीलिए संयुक्त वाक्य कहते हैं, जोड़ने का काम करता है। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलियों से बर्तन साफ किया। और जो शब्द है संयुक्त वाक्य में ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर कुछ अलग सा वाक्य दिए हुए हैं, सरल या संयुक्त, उसे हमें मिश्र वाक्य में बनाना। चाय पीने की यह एक विधि है। जापानियों में से उसे चानु यूँ कहते हैं। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। तीसरा प्रश्न है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। इस प्रकार इसके उत्तर हैं, यह चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी चानुयू कहते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। और तीसरा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर, जब चाय तैयार हुई तो उसने प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी। इस तरह जो है आज हमने पतझर में टूटी पत्तियों से जो रविंद्र केलेकर द्वारा रचित, उसमें से दूसरा जो कहानी है जैन की देन, इसका विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हमने उस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह प्रश्नोत्तर समझ में आया होगा और अपने नोटबुक में यह गृह कार्य के रूप में प्रश्नोत्तर को लिख कर रखिए। आपका जो है, आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। परीक्षाएं चल रही हैं, आप परीक्षाओं को अच्छे तरह से लिखिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।